हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, इसको डिस्कस करने वाले हैं। और आज के चैप्टर में क्या खास होने वाला है, तो आज के चैप्टर में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, इन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो आई होप ये जो चैप्टर है आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। स्पेशली अगर हम बात करें सीटेट की, तो सीटेट में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर और दूसरा चैप्टर है। आप यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर और बाहर निरंतर क्या है, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और हमारी जो पृथ्वी है वो किन पदार्थों से बनी है। अब देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में पृथ्वी का आंतरिक भाग, ये हमारी पृथ्वी है। और इस तरीके से जब हम पृथ्वी के अंदर जब जाते हैं तो इस तरीके से हमें अलग अलग परतें देखने को मिलती हैं। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, तो जो पृथ्वी है वो एक प्याज की तरह है, यानी कि एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत है उसे क्या कहते हैं, हम उसे पर्पटी कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले अपने नोट्स में लिखना है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत है वो पर्पटी कहलाती है और सबसे पतली परत होती है। अगर महाद्वीपीय संहति की बात करें कि महाद्वीपों पर इसकी जो गहराई है वो 35 किलोमीटर है और समुद्री सतह की बात करें तो 5 किलोमीटर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये अंतर अलग अलग क्यों है, महाद्वीपों में अलग है, समुद्र की सतह में अलग अंतर होता है। अब महाद्वीपीय जो संहति है वो मुख्य रूप से सिलिका और एल्मुना जैसे खनिजों से बनी है, ठीक है। ये दो पदार्थों से बनी है, इसलिए इसे सी यानी कि सिलिका और एल यानी कि एल्यूमिना, तो इन दोनों को मिलाकर नाम दिया गया है Cl, ठीक है। तो महाद्वीपीय संहति को क्या कहेंगे, Cl। और महासागर की जो पर्पटी है वो किससे बनी है, वो सिलिका से बनी है और मैग्नीशियम से बनी है। तो इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है सिमे, सिलिका के लिए सी और मै यानी कि मैग्नीशियम, तो सिमे कहा जाता है इसे। अब पर्पटी के ठीक नीचे जो परत होती है वो होती है मेंटल, यानी कि सबसे ऊपर वाली परत हो गई पर्पटी और उसके नीचे बीच वाली जो हो गई वो हो गई मेंटल, जो कि कितने किलोमीटर गहराई तक है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। और इसकी सबसे आंतरिक परत है क्रोड। तो आपको तीनों परतों के नाम पता लग गए, पर्पटी, मेंटल और क्रोड। इसके अलावा इनकी गहराई भी आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर इमेज के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए ये पर्पटी है, उसके बाद ये जो है ये मेंटल है जो येलो कलर से देख सकते हैं आप, और ये लास्ट वाली है क्रोड। अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो कहाँ है, आपकी दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी गहराई कितनी है, लगभग 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज में जो इंजीनियर है वो 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी तक केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर तक गहराई 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल असंभव है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना बिल्कुल ही असंभव है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको इतनी गहराई तक खोदना पड़ेगा। तो देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक परत है क्रोड है, ये हमने यहाँ तक देख लिया था। अब देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो है लगभग 3500 किलोमीटर। और ये किन से बनकर मिली है, तो ये निकल और लोहे की बनी होती है। और इसे शॉर्ट में क्या कह देते हैं, निफ़े, नी यानी कि निकल और फे यानी कि फेरस यानी कि लोहे के लिए यूज़ किया जाता है, तो निफ़े हो गया। और केंद्रीय कोर जो होती है उसका तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है। और यहाँ पर साइड में क्या लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो आयतन है उसका केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है और 84% जो है वो मेंटल है और 15% क्या है, क्रोड है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो मेंटल का है। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। अब बात करते हैं शैल और खनिजों की।
तो देखिए, पृथ्वी की जो परपटी है वो अनेक प्रकार की शैलों से बनी है। पृथ्वी की जो परपटी है उसे बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार और गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से जो शैल हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? आग्नेय या इग्नियस शैल जिसे कहते हैं, दूसरा है अवसादी या सेडिमेंट्री शैल, और तीसरा है कायांतरित या मेटामॉर्फिक शैल। तो आपको शैलों के तीनों नाम पता होने चाहिए, साथ ही इनके जो इंग्लिश नाम है वो भी आपको याद रखने हैं। कई बार क्या होता है, सीधे आपको जैसे एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए सेडिमेंट्री शैल की विशेषताएं या किससे बनी होती हैं, कैसे बनी होती हैं, तो आप सोचेंगे अगर आपने हिंदी वाले नाम याद किए हैं तो आपको याद नहीं आएगा कि सेडिमेंट्री शैल कौन सी वाली को कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जो द्रवित मैग्मा होता है, यानी कि जो ज्वालामुखियों से या पृथ्वी के अंदर से जो निकलता है, वो जब ठंडा होगा तो क्या होगा? ठोस हो जाएगा। तो इस प्रकार बने जो शैल हैं उसको क्या कहते हैं? आग्नेय शैल कहते हैं, और इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। तो आपको प्राथमिक शैल नाम भी याद रखना है। और अगर हम आग्नेय शैलों की बात करें तो ये भी 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। अब देखिए, इग्नियस यानी कि आग्नेय शैल है, ये जो इग्नियस है ये लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ होता है अग्नि, ठीक है। और सेडिमेंट्री की बात करें तो ये सेडिमेंटम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है स्थिर, और मेटामॉर्फिक जो है मेटामोरफोस से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? रूप परिवर्तन। तो इनके नाम से ही इनके अर्थ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे सीधे नामों से ही पता लग जाएगा कि इनका ये नाम क्यों है। अब आगे लिखा है कि क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? तो जो आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही क्या है? लावा है, जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है, यानी कि आंतरिक भाग से निकलकर क्या करता है? पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, और जब ये सतह पर आ जाता है तो तेज़ी से ठंडा होकर क्या होता है? ठोस बन जाता है। और इसी प्रकार से बने शैल को क्या कहते हैं? बहिर्भेदी आग्नेय शैल। इसकी संरचना कैसी होती है? महीन दानों वाली, जैसे कि उदाहरण दिया गया है बेसाल्ट। तो देखिए, आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेसाल्ट कौन सी शैल का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है आग्नेय शैल का है, और आग्नेय शैल में भी बहिर्भेदी आग्नेय शैल का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है, देखिए, दक्कन का जो पठार है वो बेसाल्ट शैलों से ही बना है, और जो द्रवित मैग्मा है वो कभी कभी क्या होता है? भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, और इनसे जो शैल बनती है उसे अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहता है। यानी कि जो बाहर आ गया वो बहिर्भेदी, और जो अंदर ही ठंडा हो गया वो अंतर्भेदी। अब धीरे धीरे ठंडा होने के कारण क्या होता है? ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, और इसका एक उदाहरण है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो है वो अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। लेई या मसाले और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। यानी कि मसालों को पीसने के लिए जिन पत्थरों का यूज़ किया जाता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। अब अगली शैल की बात करते हैं। तो देखिए, जो शैल होते हैं वो लुढ़ककर, चटककर और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, और इन छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है। फिर ये जो अवसाद है वो हवा और जल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। फिर ये अदृढ़ अवसाद जो हैं दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं, और इस प्रकार की शैलों को क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहा जाता है। जैसे उदाहरण है इसका बलुआ पत्थर जो है वो रेत के दानों से बनता है। जैसे कि अगर आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे रेत है, ठीक है, अब रेत क्या है? हवा से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, फिर वहाँ पर और रेत आ गया, इकट्ठा होता गया, फिर जब वो दबता रहता है तो फिर क्या होता है? वो दब कर कठोर रूप ले लेता है, और जब वो ज़्यादा कठोर हो जाता है तो वो बलुआ पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। तो जो बलुआ पत्थर है वो अवसादी शैल का यहाँ पर उदाहरण है। अब इन शैलों में क्या होता है? पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वो क्या होता है? उन पर रह रहे होते हैं तो उनके जीवाश्म भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। अब आग्नेय और अवसादी शैल आपने समझ लिए। अब ये जो शैल होते हैं वो उच्च ताप और दाब के कारण
कायांतरित यानी कि तीसरे प्रकार की जो शेल है उसमें परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे कि लिए चिकनी मिट्टी जो है वो स्लेट में बदल जाती है और चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो आपके लिए स्लेट और संगमरमर क्या है, कायांतरित शेल के उदाहरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जो शेल है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। कठोर शेलों का उपयोग जो है वो सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग भी खेलों में करते हैं, यानी कि बच्चों के लिए है, जैसे 7 पत्थर पिट्ठू में, चिबड़टी, टापू या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी, यानी कि ये खेलों के नाम दिए गए हैं जिनमें बच्चे शेलों का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों को समझाने के लिए 2 चित्र दिए गए हैं। जैसे कि ये लाल किले का चित्र है जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना है और वहीं दूसरी तरफ ताजमहल है जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की जो शेल है वो चक्रीय तरीके से, यानी कि एक साइकिल चलती है तो एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शेल चक्र कहते हैं। तो शेल चक्र क्या है, एक शेल का दूसरी शेल में परिवर्तन होना। जैसे कि मैग्मा है जो कि पृथ्वी से निकला, अब ये क्या है, ठोस होकर आग्नेय शेल बन जाता है, यानी कि पहले प्रकार की शेल। अब ये जो आग्नेय शेल है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शेल बन जाती है। फिर ताप और दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी जो शेल है वो कायांतरित शेल में बदल जाती हैं। फिर अत्यधिक ताप और दाब से ये फिर पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं और ये जो मैग्मा है ये फिर से पुनः ठंडा होगा और फिर आग्नेय शेल में, मतलब आप देखिए किस तरीके से साइकिल चल रही है। और आपको यहाँ पर इमेज के द्वारा भी बताने का प्रयास किया गया। जैसे ये मैग्मा है, फिर मैग्मा क्या है, ठंडा हुआ और यहाँ से ये आग्नेय शेल बन गई। फिर आग्नेय शेल क्या हुई, टूट कर अवसाद में परिवर्तित हुई और फिर ये दबकर ये अवसादी शेल बन गई। उसके बाद ये कायांतरित शेल बन गई। फिर ये ताप और दाब जब इसे मिला तो फिर से ये मैग्मा में बन गई और मैग्मा फिर से आग्नेय शेल में परिवर्तित हो गए। तो एक पूरी ये शेल चक्र या साइकिल जिसे कहते हैं वो चलती रहती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसे आराम से ठंडे दिमाग से एकदम शांति के साथ जब समझेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी। आगे लिखा हुआ है कि जो शेल है वो विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। खनिज क्या है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका क्या होता है, एक निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ये मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या, खनिज। और कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयले का, प्राकृतिक गैस का, पेट्रोलियम का। और कुछ का प्रयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, सोना है, यूरेनियम है। ये सब क्या है, खनिज हैं। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है, आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से बैठकर इनको सॉल्व कीजिएगा। तो आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।